नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 12 मई 2026 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। तैयारी कैसे चल रही है, जोश कैसे है, रिवाइज करके आए हो या फिर नहीं आए हो। प्रीलिम को तो देखो अभी कुछ दिन बाकी है, प्रीलिम होने वाला है। और आज डिस्कशन की बात करें, आज हम 3-4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बारे में है। उन्होंने देश की जनता से अपील की है। फिर देखो दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट से संबंधित। तीसरा आर्टिकल नॉइस पोल्यूशन से संबंधित। और अगर टाइम बचा तो फिर एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से संबंधित। तो ये 4 इश्यूज, टाइम मिला तो 4 कर लेंगे, नहीं तो 3 करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रधानमंत्री मोदी ने ना देश की जनता से एक अपील की है। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं उस अपील में कि देश की जनता से आह्वान है, 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, फॉरेन ट्रैवल ना करें, हो सके तो घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। और किसानों से भी अपील की कि भाई आप केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है ना वो कम से कम इस्तेमाल करो। देखो ऐसा डेली नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार से देश की जनता से अपील करते हैं। तो उनका अपील करना जाहिर तौर पे देश की जो इकोनॉमी है वो संकट में है, चिंता की बात है। क्योंकि कॉरपोरेट ग्रुप्स ने भी सिमिलर टाइप की चेतावनी जो है वो जारी की है और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए वार्निंग साइन है। देखो क्यों देश को इकोनॉमी को दिक्कत है। कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता है, वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ यूएसए और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ना ब्लॉकेड लगा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ब्लॉकेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से देखो ऑयल जो है वो नहीं आ पा रहा है इंडिया में। ना सिर्फ ऑयल नहीं आ पा रहा है बल्कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारी जो जरूरी चीजें हैं उनकी जो आपूर्ति है वो इंडिया में नहीं हो पा रही है। अब देखो जो चीज नहीं आ पा रही है यानी जिसकी सप्लाई कम है, आपको पता है डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो गई तो उस चीज के रेट बढ़ जाते हैं। और इंडिया तो देखो ऑयल 80% जो इंडिया ऑयल की जरूरत है ना वो इंपोर्ट से पूरी करता है। मान लो 100 यूनिट की आवश्यकता है, 80 तो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब ना पहले मान लो इंडिया को 100 रुपए देने पड़ रहे थे तेल परचेज करने के लिए, अब देने पड़ रहे हैं 150, 150। तो 50 रुपए इंडिया को ज्यादा देने पड़ रहे हैं ऑयल परचेज करने के लिए। और ये पेमेंट होती कैसे है, ये पेमेंट होती है डॉलर में। समझ रहे हो, ये पेमेंट होती है डॉलर में। तो डॉलर इंडिया ज्यादा दे रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा खाली हो रहा है। अब डॉलर ज्यादा दे रहा है इंडिया यानी इंडिया से डॉलर ज्यादा जा रहा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है। डॉलर की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो डॉलर के दाम भी बढ़ेंगे रूपी के मुकाबले में, रूपी कमजोर होगा और ज्यादा। समझे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो अपील्स की है ना, जनता से आह्वान किया है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा के रखने के लिए है। लेकिन राइटर एक बात बोलते हैं, राइटर बोलते हैं देखो पॉलिटिक्स में ना एग्जाम्पल से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन थे और प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, वो जो है, वैसे तो देखो सारी पार्टीज, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है, प्रधानमंत्री में है, तो उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो प्राइवेट जेट से यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े रोड शो निकाले जा रहे हैं, रैलीज में गाड़ियां जा रही हैं, इतना फ्यूल जल रहा है। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तो कहती हैं फ्यूल मत यूज करो, जबकि खुद इलेक्शंस के लिए इतना ज्यादा फ्यूल यूज किया जाता है। ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत एग्जाम्पल है। समझ गए, मतलब जनता के लिए कुछ और पैरामीटर्स और खुद के लिए कुछ और पैरामीटर्स, ये पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं है। और दूसरी आप एक चीज देखो, इलेक्शंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर दूसरे जो लीडर्स हैं रूलिंग पार्टी के, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि, एक बार भी नहीं बोला कि देश की इकोनॉमी के ऊपर संकट के बादल हैं। इलेक्शन के दौरान नहीं बोला, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही बोला। तो पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए थी देश की जनता को, अगर देनी थी। इतना वेट क्यों किया गया इलेक्शन के रिजल्ट का। दूसरा देखो इलेक्शन से पहले ना रेट भी नहीं बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के, जबकि सीधा सीधा लॉजिक है, अगर आप चाहते हो किसी चीज को कम कंज्यूम करना है तो उसके रेट बढ़ा दो। तो इलेक्शन से पहले अगर रेट बढ़ाए जाते तो अपने आप जनता कम कंज्यूम करती, लेकिन इलेक्शन से पहले पॉलिटिक्स के चलते रेट नहीं बढ़ाए गए थे। और
एक चीज ये भी है ना, अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है जनता से कि कम पेट्रोल डीजल यूज करो, घर से काम करो, तो इसका मतलब जाहिर तौर पे अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। आज कल परसों में आप उम्मीद कर सकते हो, या फिर सरकार की कुछ और रणनीति हो तो अलग बात है। और एक ना कहावत है, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। अगर देखो कोई लीडर बढ़िया इकोनॉमी यूज करता है ना देश के लिए, तो वो खराब पॉलिटिक्स है। जैसे सब्सिडी को रैशनलाइज करना, अच्छे से सब्सिडी का इस्तेमाल करना, ये गुड इकोनॉमिक्स है। लेकिन पॉलिटिक्स के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। और गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। जैसे अभी रूलिंग पार्टी ने किया, इलेक्शन से पहले तेल के दाम नहीं बढ़ाए, तो ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए खराब था। ये कोट आप यूज करिएगा। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान यह किया कि किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करें। इस साल ना एल नीनो आ सकता है। एल नीनो जो कि एक वेदर फेनोमेनन है, पैसिफिक ओशन में सरफेस टेम्परेचर जो है वाटर का वो बढ़ जाता है। अब एल नीनो के दौरान क्या होता है, हमारे देश में जो मानसून है वो कमजोर होता है, बारिश कम आती है, तो सूखे की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो हमारे देश में ऑलरेडी एल नीनो की वजह से सूखे की संभावना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये आह्वान कर रहे हैं कि किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज करें। भाई फसल की जो पैदावार है ना बहुत ज्यादा कम हो सकती है इसकी वजह से। ये चीज ना श्रीलंका में भी देखी गई थी। श्रीलंका में क्राइसिस आए थे ना 2021-22 में। अब उनको भी फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना पड़ रहा था, लेकिन उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली था, इस वजह से वो बाहर से फर्टिलाइजर नहीं इंपोर्ट कर पा रहे थे श्रीलंका वाले। तो उन्होंने ना केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन ही लगा दिया। इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा बैन ही लगा दो। तो श्रीलंका में ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होने स्टार्ट हुए, लेकिन इसकी वजह से ना वहां पे राइस की जो पैदावार है ना 20% तक गिर गई। हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। तो इंडिया में भी एकदम से एल नीनो वाला ईयर है, मानसून खराब आएगा, ऊपर से केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर नहीं यूज करेंगे तो भाई सिचुएशन इंडिया में भी खराब हो सकती है। इंडिया में भी फूड क्राइसिस आ सकते हैं। समझे पॉइंट? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और बात रही, देखो यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अपील जो है वो इस वजह से भी है कि ना फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है। जब लोग विदेश की यात्रा नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करने इटली में नहीं जाएंगे, स्विट्जरलैंड में नहीं जाएंगे, तो वहां उन देशों में कम डॉलर खर्च करेंगे, हमारा डॉलर बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। राइटर कहते हैं भाई फॉरेन ट्रैवलर को, मतलब इंडियन फॉरेन घूमने जाते हैं, उनको रोक के इतना डॉलर स्टेबल नहीं होने, रुपी स्टेबल नहीं होने वाला है। असल में रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले जानते हो क्यों गिर रही है और फॉरेन एक्सचेंज क्यों खाली हो रहा है? इसलिए खाली हो रहा है क्योंकि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये देखो वो लोग होते हैं जो दूसरे देशों की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ना हमारे देश की भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है। अब ये जो एफआईआई वाले होते हैं ना, ये होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, आपके अच्छे वक्त के साथी। मतलब इंडिया की शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भाग भाग के आएंगे, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन होगी ये भाग जाएंगे, चलो चलो इंडिया से भागो। अनसर्टेनिटी के दौरान, वार के दौरान या अनिश्चितता के दौरान ये पैसा इंडिया से निकाल लेते हैं और यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वार के चलते, अनिश्चितता के चलते अपना पैसा ना इंडिया की शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं, यानी डॉलर इंडिया से लेके जा रहे हैं। डॉलर इंडिया से लेके जा रहे हैं मतलब डॉलर की कमी, डिमांड उतनी है, डॉलर की कमी हो गई। अब ऐसे में डॉलर के दाम बढ़ते हैं, डॉलर के दाम बढ़े मतलब रूपी कमजोर, रूपी नीचे गिरता है। अब आरबीआई क्या करती है, रूपी को कमजोर होने से बचाने के लिए, रूपी जो पताल में जा रहा है उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वहां से डॉलर निकालती है बक्से से और मार्केट में डाल देती है, ताकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम से कम थोड़ी तो बढ़े। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो डॉलर भर भर के ले जा रहे हैं, इसकी वजह से रूपी कमजोर हो रहा है, तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर निकालती है, थोड़ा मार्केट में डाल देती है, ताकि कम से कम रूपी स्टेबल हो, ताकि थोड़ा थोड़ा डॉलर आ जाए, थोड़ा डॉलर की डिमांड कम हो
और रुपी थोड़ा स्टेबल हो जाए। इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो रहा है, ना कि डेस्टिनेशन बेडिंग की वजह से, ना कि हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, विदेश में घूमने के लिए जाते हैं, उससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना कि इससे पड़ता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। समझे? तो ये मैंने सारा आपको समझा दिया। तो कुल मिला के देखो, राइटर ये बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है ना, वो थोड़ा आइडियलिज्म की तरफ ज्यादा है और प्रैक्टिकलिटी की तरफ कम है, और पहले करना चाहिए था। मतलब अगर ये अपील करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी, इलेक्शन के कारण डिले नहीं करना चाहिए था। और आइडियलिज्म की तरफ इसलिए भी ज्यादा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम देखो, एम्प्लॉय की तो मर्जी चलती नहीं, एम्प्लॉयर की मर्जी चलती है कि कोई यहाँ पे आके ऑफिस में आके काम करेगा या घर में काम करेगा। दूसरा, अब जैसे यूं कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करो, फ्यूल कम यूज करो। अब हर जगह देखो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है कि हम कह सकें कि सारे लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पैसा तो देखो फ्रीबीज में बांट दिया गया है। फ्रीबीज में पैसा ना बांटा होता तो उसकी सहायता से अच्छी बसेस चलाई जा सकती थी, अच्छे रोड बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं। फ्रीबीज फ्रीबीज से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, फ्रीबीज से लोगों के पास में स्किल्स नहीं आती है, फ्रीबीज से बल्कि जो गरीब आदमी है वो सरकार का मोहताज हो जाता है और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, किसी का फायदा नहीं होता। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और ये जो कीवर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में। मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, इंपोर्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ये आप यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एचडीआर, रिवर्स ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ, ये सब इन पे प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप देख लीजिए। फिर देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2013 में, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। 2017 में इंडियन ओशन डाइपोल, ये एल नीनो से संबंधित कंसेप्ट है, वो पूछ लिया था। और ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। समझ गए? तो ये हमने पहला आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल डिस्कस हम करते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट से संबंधित डिस्कस करते हैं। मैं निकाल लेता हूं, एक सेकेंड। यहां पे देखो, निकाल लिया। ये दूसरा आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, अभी ना रिसेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी, उनको अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पे। अब एसएससी में तो नाम पूछते हैं, हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पोस्ट की सिग्निफिकेंस और अपॉइंटमेंट से संबंधित डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। तो राइटर बोलते हैं सबसे पहले इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हमारे देश में 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब ये देखो अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन कई बार ना युद्ध के दौरान ना गवर्नमेंट को ना सिंगल पॉइंट ऑफ एडवाइजर चाहिए डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि मान लो एक टेबल पे सारे बैठे हैं, आर्मी चीफ की राय कुछ अलग है, नेवी चीफ की राय कुछ अलग है, एयरफोर्स चीफ की राय कुछ अलग है, तो सरकार भी कंफ्यूज्ड हो जाए क्या डिसीजन लेना है। कारगिल वार के दौरान ऐसा ही हुआ था। तो कारगिल वार के बाद ना एक कमेटी गठित की गई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, और बाद में नरेश चंद्रा टास्क फोर्स। दोनों कमेटीज ने ना यह रेकमेंड किया कि सरकार को एडवाइस देने के लिए ना एक सिंगल पॉइंट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आता है कि भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होनी चाहिए। तो सरकार ने 2019 में यह पोस्ट क्रिएट कर दी। 2019 में सरकार ने यह पोस्ट क्रिएट कर दी। और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका काम क्या है? उनका काम है सिंगल पॉइंट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जो चीफ ऑफ डिफेंस होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सेक्रेटरी का काम करते हैं, और ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। ये फैक्ट जो है इन पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो ये 3 फैक्ट आप याद रख लीजिएगा।
ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सेक्रेटरी होते हैं, और सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं सरकार के। 3 पॉइंट प्री में क्वेश्चन बनता है। अब देखो, पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत, अब इन्होंने काम किया, लेकिन ना ऑलमोस्ट 2 साल बाद इनकी ना एक हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो जाती है, दुखद डेथ हो जाती है। तो जब इनकी डेथ हो गई, होना तो ये चाहिए था इनके बाद में तुरंत इस पोस्ट को फिल किया जाए, लेकिन 1 साल तक इतनी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी रही। ऑलमोस्ट 1 साल बाद फिर जनरल अनिल चौहान इनको सेकंड सीडीएस बनाया गया, दूसरी बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। अब यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले मैं पूरी टाइमलाइन आपको बता देता हूं। जब ये रिटायर हो गए तो अब मई 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, ये भी रिटायर्ड थे, इनको तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। ये टाइमलाइन आपने देख ली। अब यहां पे जानते हो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली क्या है? इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली ये है कि जून 2022 में सरकार ने ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए जो रूल्स है ना, उनमें बदलाव कर लिया। बदलाव क्या किया? बदलाव करके सरकार ने यह लिख दिया कि इवन 3 स्टार जनरल जो इवन रिटायर्ड हो या फिर सर्विंग हो, आमतौर पे देखो रिटायर्ड जनरल्स को ना फिर से सर्विस में इंडक्ट नहीं किया जाता जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। लेकिन सरकार ने ना जून 2022 में रूल्स चेंज कर दिए। सरकार कहती है रिटायर्ड हो या फिर सर्विंग जनरल हो, 3 स्टार भी हो तो भी चलेगा, 3 स्टार हो तो भी चलेगा, उनको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकते हैं। सिर्फ उम्र जो है वो 62 से कम होनी चाहिए। अब देखो यहां पे ना 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है प्रमोटिंग ए रिटायर्ड ऑफिसर। देखो आमतौर पे ना आर्मी में ये कन्वेंशन वगैरह है नहीं, मतलब मिलिट्री में ना ये कन्वेंशन वगैरह है नहीं, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा इमरजेंसी होना तभी रिटायर्ड ऑफिशियल को इंडक्ट किया जाता है वापस सर्विस में। समझ रहे हो? आमतौर पे किया नहीं जाता, लेकिन सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए जून 2022 में कि हम रिटायर्ड को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो अनिल चौहान दूसरे सीडीएस थे वो भी रिटायर्ड थे, अभी लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी ये भी रिटायर्ड हैं, इनको भी बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये गलत प्रेसिडेंट है, क्योंकि जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स है ना उनका मोराल डाउन होता है कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, जो रिटायर्ड हैं उन्हीं को सरकार वापस बुला लेती है। समझे? तो यहां पे दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह भी है कि ये दोनों जो ऑफिशियल्स थे ना ये 3 स्टार थे, दोनों ऑफिशियल्स 3 स्टार थे। यहां पे देखो रिटायर्ड 3 स्टार, तो राइटर ये बोलते हैं एक 3 स्टार रिटायर्ड ऑफिसर को 4 स्टार सीडीएस की पोस्ट देना गलत है। मतलब अगर देनी थी तो सर्विंग ऑफिशियल्स को दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। ये राइटर का पॉइंट है। ये देखो बाईपासिंग द सर्विंग ऑफिसर्स को बाईपास किया जाता है, तो ये फिर उनका मोराल डाउन करता है। तो राइटर बोलते हैं अगर देखो करना ही था, कोई 3 स्टार या फिर 4 स्टार सर्विंग ऑफिशियल होता, उसको ले लिया जाता। समझ गए? सर्विंग ऑफिशियल को ले लिया जाता। और फिर राइटर एक और बात बोलते हैं, दोनों लोग जो अनिल चौहान थे दूसरे सीडीएस और अब तीसरे सुब्रमणी, अब दोनों जो लोग हैं ना ये मिलिट्री एडवाइजर का काम कर रहे थे। कहां पे? NSCS में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इस सेक्रेटरीट में ना जो पहले सीडीएस थे अनिल चौहान और अभी जो बनाए गए हैं सुब्रमणी, दोनों ना इस सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे थे। अब राइटर बोलते हैं तो देखो ये जो सेक्रेटरीट है एक प्रकार से ना फिल्टर का काम करने लग गया। और मतलब चूंकि ये सेक्रेटरीट जो है NSCS, इसको तो सरकार कंट्रोल करती है,
तो अब यूं हो गया ना, सेक्रेटरिएट में दोनों मिलिट्री एडवाइजर का काम कर रहे थे, सरकार के लोगों के साथ में क्लोजनेस बढ़ गई, नजदीकियां बढ़ गई, और इस वजह से उनको अब सीडीएस अपॉइंट कर दिया गया। तो ये तो गलत है ना। मिलिट्री अफेयर्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखो, किसी भी सर्विस के चीफ है ना, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, अब उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो तो सीनियोरिटी के आधार पे होती है, लेकिन सरकार कहती है सीडीएस की अपॉइंटमेंट होगी मेरिटोक्रेसी के आधार पे, मेरिट के आधार पे। अच्छी चीज है, मेरिट के आधार पे आप अपॉइंटमेंट करो, लेकिन अपॉइंटमेंट में ना ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप किस बेस पे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, समझे। तो एनएससीएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में काम जो कर रहे हैं मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे, उनकी सरकार के साथ क्लोजनेस बढ़ जाती है, फिर उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाता है सीडीएस की पोस्ट पे। ये तो गलत चीज है ना, मतलब एक प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है पोस्ट का, जो कि नहीं होना चाहिए। मिलिट्री के अंदर पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। और फिर एक प्रॉब्लम देखो ये भी है, अभी तक तीनों जो सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं ना, तीनों सीडीएस देखो आर्मी से हैं, विपिन रावत भी, और फिर अनिल चौहान जी भी, और अभी वाले सुब्रमण्यम जी भी। राइटर बोलते हैं देखो आज के समय में जो वार है ना भाई, वो मल्टी डायमेंशनल है, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर। तो दूसरी जो फोर्सेस है ना, उनके जनरल्स को भी मौका देना चाहिए, समझ गए। तो आर्मी की तरफ में पूरा बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट यहां पे बनता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट से संबंधित। ये कुछ गोल्डन कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो: सिविल मिलिट्री रिलेशंस, एनोमलस डिसरप्शन, जॉइंटनेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी, डीप सिलेक्शन वर्सेस सीनियोरिटी, ये आप यूज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है। अगला आर्टिकल नॉइस पोल्यूशन से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, टीवी के इलेक्शन जीत गई, जो विजय एक्टर है ना, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई। अब उनका इलेक्शन सिंबल जानते हो क्या है? सीटी, विसल नहीं होती जो कंडक्टर बजाते हैं, बस कंडक्टर, तो वो उनका इलेक्शन सिंबल है भाई। जैसे ही ये इलेक्शन जीते, तमिलनाडु में तो लोग सड़कों पे आ गए, सीटी पे सीटी बजाने लगे। तो इससे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये हंसी वाली बात नहीं है देखो, क्योंकि ना नॉइस पोल्यूशन से बहुत ज्यादा लोगों की जानें जा रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। ये देखो, एक सिंगल विसल बजाई जाती है ना, पी विसल बजाई जाती है ना, सोर्स पे जो वो नॉइस का लेवल होता है वो होता है 104 से लेके 116 डीबी के बीच में। और ह्यूमन ईयर्स जो है ना, वो सेफली 85 डीबी तक नॉइस सहन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा कि जैसे 2010 में वेनेजुला में ना फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इतना ज्यादा शोर था विसल्स का, फिल्टर फिल्टर लगाने पड़े थे ब्रॉडकास्टर को, क्योंकि कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही थी, इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब राइटर ये बोलते हैं देखो, जब दिल्ली में स्मोक आता है ना, पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, तो लोग ना एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, और डीजे जब बजता है 11 बजे के बाद में, लोग क्या करेंगे बेचारे, सहन कर लेते हैं। गली में कोई प्रोग्राम चल रहा है, जागरण चल रहा है, डीजे चल रहा है, शादी का प्रोग्राम, 11 बजे के बाद में डीजे चल रहा है। अब बड़े शहरों में तो लोग शिकायत कर देते हैं पुलिस को, पुलिस वाले कई बार पैसे खा जाते हैं, कई बार हटा देते हैं जो पैसे नहीं देता। लेकिन छोटे शहरों में तो कुछ नहीं होता भाई, छोटे शहरों में तो लोग सहन करना सीख जाते हैं। और एयर पोल्यूशन में क्या होता है, जो अमीर लोग हैं उन्होंने एयर प्यूरिफायर परचेज कर लिया, एयर पोल्यूशन, ये नॉइस पोल्यूशन के दौरान उन्होंने महंगे साउंड प्रूफ ग्लास लगवा लिए। लेकिन गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? अब गरीब जो मजदूर है वो तो देखो फैक्ट्री में काम करेगा, वहां पे साउंड पोल्यूशन होना ही होना है। गरीबों की आप बस्ती में जाओगे, वहां पे आपको शोर शराबा बहुत ज्यादा सुनाई देगा। अब ऐसा नहीं है उनको आदत पड़ जाती है भाई, बच्चों की ना, जब इतने शोर में बच्चे रहते हैं ना, उनकी कोग्निटिव एबिलिटी कम हो जाती है, सोचने और समझने की जो शक्ति है ना, वो कम हो जाती है उनकी, समझ गए। और फिर आगे जाके उनको ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, समझ गए। अब राइटर बोलते हैं देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एयर पोल्यूशन पे तो काफी ध्यान देता है, नॉइस पोल्यूशन पे तो उनका ध्यान ही नहीं है।
2011 में उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क का नाम था नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये नेटवर्क बनाया था ताकि जगह जगह पे नॉइस पोल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके। लेकिन भाई 14 साल बाद अगर आज हम देखें तो सिर्फ 7 मेट्रो सिटीज में 70 स्टेशंस बनाए गए हैं नॉइस को मॉनिटर करने के लिए। सोच के देखो, इतने कम स्टेशंस बनाए गए हैं नॉइस को मॉनिटर करने के लिए, और जहां पे बनाए गए हैं वहां पे भी रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आया। जैसे चेन्नई का एग्जांपल दिया जाता है, चेन्नई में सभी 10 स्टेशंस में ना नॉइस का लेवल जो है ना काफी ज्यादा मिला है, समझे। और इसके बाद में ओवरऑल देखें तो इस नेटवर्क के तहत जो 70 स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए ना, उसमें से 80% से ज्यादा स्टेशंस में नॉइस का लेवल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, यानी जितनी लिमिट होनी चाहिए नॉइस की उससे ज्यादा ही मिला है नॉइस का लेवल। यूएनईपी की 2022 की रिपोर्ट कहती है मुरादाबाद यूपी जो है वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शोर शराबे वाली सिटी है। हालांकि सरकार इस क्लेम को मना करती है। सरकार कहती है कि मुरादाबाद तो बहुत जबरदस्त पीसफुल सिटी है, फॉरेस्ट है वहां पे तो कोई शोर शराबा है ही नहीं, सब शांति से रह रहे हैं। आप में से बहुत से लोग मुरादाबाद के होंगे, आप बताइए क्या हाल है मुरादाबाद में। फिर सेक्शन 4 में राइटर बोलते हैं यही, जो अमीर लोग हैं वो तो भाई साउंड प्रूफ ग्लास लगवा लेते हैं, गरीब लोगों के बच्चे नॉइस में जीते हैं, उनकी सेहत पे असर पड़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, किसी फैक्ट्री में नॉइस अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ फिर उन फैक्ट्री ओनर्स के ऊपर ना क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, उन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। हमारे देश में लोग बोलेंगे इस चीज़ के लिए क्राइम, शोर ज़्यादा हो रहा है, ए लो मतलब लोगों को लगता है तो नॉर्मल है, ये क्या ही है, मतलब शोर का क्या है। अभी अवेयरनेस आनी बाकी है हमारे देश में। ये देखो पुडुचेरी में ना एक सर्वे हुआ, 500 वर्कर्स में से ना 13% की ना सुनने की शक्ति चली गई नॉइस पोल्यूशन की वजह से। और इंडस्ट्री का डेटा ये कहता है जितने वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनमें से 49% वर्कर्स पे ना उनके असर पड़ता है सुनने की शक्ति पर। फिर और हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, देखो पूरे वर्ल्ड में ना 6 करोड़ 30 लाख ऐसे भारतीय हैं जिन्हें सुनने की दिक्कत है। और WHO का डेटा ये कहता है पूरे वर्ल्ड में जिनको भी हीरिंग लॉस है ना, जिनको सुनाई नहीं देता, उसमें 16% जो हीरिंग लॉस है ना वो वर्क प्लेस रिलेटेड है। काम के दौरान बहुत ज़्यादा शोर एक्सपोज्ड हो गए वो, और इसकी वजह से उन्हें सुनने की शक्ति चली गई, उसकी वजह से हीरिंग लॉस हुआ। अब ये डेटा है, सारा तो आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कुछ डेटा आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में। ये देखो जो ट्रैफिक नॉइस की बात की जाती है, 16 लाख हेल्दी लाइफ ईयर्स हर साल खो जाते हैं ट्रैफिक नॉइस की वजह से। एक टर्म है एंडोथीलियल डिसफंक्शन, ब्लड वेसल्स जो है ना उनकी इनर लाइनिंग खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो बच्चे देखो एयरपोर्ट के नज़दीक रहते हैं, हाईवेज के नज़दीक रहते हैं, उनकी भी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम डेवलप हो पाती है, लर्निंग जो है थोड़ी स्लो रहती है। वैसे देखो नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 हैं, जिसमें जोन वाइज नॉइस लिमिट्स भी सरकार के द्वारा लगाई गई है। जैसे इंडस्ट्रियल में कितना नॉइस होना चाहिए, कॉमर्शियल एरियाज में कितना, रेजिडेंशियल एरियाज में कितना, और स्कूल हॉस्पिटल के आसपास के एरिया तो साइलेंस जोन होने चाहिए। लेकिन दिक्कत इन्फोर्समेंट की है, इन्फोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इन्फोर्स कौन करेगा, सरकार के पास में इतने ऑफिशियल्स ही नहीं है इन्फोर्स करने के लिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता तो है कि फाइनेंशियल पेनल्टीज ज़्यादा होनी चाहिए जो इन लिमिट्स को क्रॉस करता है, लेकिन वही बात, एक ना धर्म का एंगल भी आ जाता है। जब आप ना लाउड स्पीकर वगैरह बंद करवाते हो ना, तो अलग अलग धर्मों के लोग आ जाते हैं कि तुम हमारे धर्म के अगेंस्ट हो। भाई नॉइस और कल्चर दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ की बात करता है। शोर शराबे में आप रहोगे तो डिग्निटी के साथ में कैसे लाइफ व्यतीत करोगे, आप बताओ, समझ गए। तो ये वाली दिक्कत है, धर्म का एंगल इसमें जुड़ जाता है, फिर पॉलिटिशियंस भी कुछ नहीं करते धर्म के एंगल के कारण। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और ये तीसरा क्वेश्चन है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन
कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।